गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। अभी तक हमने पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, दोनों ही डायग्राम में ये है ना। ये जो सांस नली होती है, ट्रैकिया होती है या स्वर कोष्ठ होता है, उसी के दोनों तरफ ये जो है वो होता है। ये सामने तरफ का व्यू है और ये जो है वो पृष्ठ व्यू है, पीछे की तरफ गर्दन के पीछे का ये व्यू है। इस प्रकार ये दिखाई देता है। तो थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर दो पाली में है ना, दो लोब्स के रूप में होता है। दोनों जो पालियां हैं संयोजी ऊतक के पतली पल्लीनुमा स्थमस से जुड़ा हुआ होता है और प्रत्येक थायराइड ग्रंथि जो है वो देख पा रहे हैं इससे जुड़ा हुआ है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि को हम देख पा रहे हैं बहुत सारी पुटिकाओं के द्वारा, है ना, और ग्राउंड टिश्यू इसमें भरा हुआ होता है। और हर एक थायराइड पुटक जो है वो एक गुहा को घेरे हुए पुटक कोशिका से निर्मित होता है। और ये पुटक कोशिका दो प्रकार के हार्मोन्स, टेट्रा आइडोथायरोनिनस जिसको T4 कहा जाता है और थायरोक्सिन भी कहा जाता है, और फिर ट्राई आइडोथायरोनिन T3 का संश्लेषण ये करती है, इनको ये बनाती है। यहाँ पर थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी होता है। आयोडीन की उपस्थिति में ही थायराइड हार्मोन बन पाता है। हमारे भोजन में आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो थायराइडता और थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है। मतलब थायराइड ग्रंथि जो है वो एक्सेस मेहनत करने लगती है इन दोनों हार्मोन्स को बनाने के लिए, आयोडीन की कमी। तो इससे क्या होता है कि ये बढ़ जाता है और इसके कारण गला जो है वो सूज जाता है। सामने के भाग में कई लोगों को आप देखे होंगे, गला जो है वो काफी फूला हुआ रहता है। इसको गलकंठ या ग्लॉइटर कहा जाता है। गर्भावस्था के समय अथायराइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि भी विकृत हो जाती है, सही तरीके से नहीं हो पाती। इससे बच्चे की या तो अवरोधित वृद्धि हो जाती है, क्रिटेनिज्म जिसको वामनता भी कहा जाता है, और मंद बुद्धि, त्वचा जो है वो एबनॉर्मल होना, मुख बधिरता, ये सब डिसऑर्डर जो है वो बच्चे में हो जाते हैं। और वयस्क स्त्री में अथायराइडता जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को करता है, ये मतलब अनियमित कर देता है। और थायराइड ग्रंथि के कैंसर या इसमें गांठ की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर जो है वो असामान्य रूप से अधिक होने लगता है। तो इस स्थिति को थायराइड अति सक्रियता कहते हैं, जो कि शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। थायराइड हार्मोन आधारी उपापचयी दर के नियमन में मेन भूमिका निभाते हैं और ये हार्मोन जो है वो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के जो उपापचय है, मेटाबॉलिक क्रियाएं, संश्लेषण और विखंडन को भी ये नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत अपघट्यों का नियमन भी थायराइड हार्मोन के द्वारा प्रभावित किया जाता है। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैसिटोनिन TCT का भी स्रावन होता है, जो कि हमारे ब्लड में कैल्शियम के लिए जो स्तर है उसको नियंत्रित करके रखता है। नेक्स्ट आता है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि के पश्च सतह पर स्थित होता है। जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर ये 1, 2, 3 और 4 ये थायराइड ग्रंथि से ही लगा होता है, जो कि पैराथायराइड ग्रंथि कहता है, और इसके पीछे की ओर पश्च सतह से ये लगा हुआ होता है। तो थायराइड ग्रंथि की दो पालियों पर प्रत्येक में एक एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि अभी हमने देखा। और ये जो है वो पैराथायराइड हार्मोन PTH नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन करती है। PTH का स्राव रक्त के साथ परिसंचारित कैल्शियम आयन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन के रक्त स्तर को भी बढ़ाने का भी काम करता है।
पीटीएच अस्थियों पर भी काम करके अस्थि अवशोषण यानी विखंडन और विखनिजन प्रक्रम में सहायता करता है। पीटीएच किडनी की नलिकाओं से कैल्शियम आयन के पुनर्अवशोषण और पचित भोजन से कैल्शियम आयन के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है, हाइपर कैलेमिक हार्मोन कहलाता है ये, क्योंकि ये रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है। ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ा देता है और टीसीटी के साथ मिलकर ये शरीर में कैल्शियम आयन के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि। ये दोनों लंग्स के बीच में एक पालीयुक्त संरचना है। ये जो है महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थी के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित होता है और ये ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें जो है वो प्रतिरक्षी बॉडी एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ये ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन करती है और ये थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कि कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा हार्मोनल इम्यूनिटी के लिए भी प्रतिजैविक के उत्पादन को प्रेरित करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है थाइमस जो है इसका अपघटन होने लगता है, ये छोटा होता जाता है और धीरे धीरे जो है वो ये समाप्त हो जाता है, जिसके कारण थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है और इसी के कारण बढ़ती उम्र के साथ बॉडी में प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो कमजोर होने लगती है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ने लगता है और वृद्ध में ये पूरी तरह समाप्त हो जाता है वृद्धों में, जिसके कारण प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया माने कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता और बॉडी में जो भी है वो नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट डे हम अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे।